नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश राठौर TSR क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए NCERT साइंस क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट अभ्यास प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। ठीक है। और हम इससे पहले के लेक्चरों में कुछ डेफिनेशन और डेफिनेशन तथा इस पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपका पहला अभ्यास प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ सारी अभिक्रियाओं की परिभाषाएं और आज फिर यहाँ दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नीचे दी गई अभिक्रिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है। अभिक्रिया है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन बराबर बनता है लेड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। लेड का मतलब होता है शीशा। ठीक है। और ये सी का मतलब है कार्बन और PbO का मतलब है लेड ऑक्साइड। ठीक है। और ये जो CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। यहाँ कह रहे हैं शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित हो रहा है। आप देख रहे हैं ये तो शीशा नहीं है, ये तो शीशा नहीं है, ये तो लेड ऑक्साइड है, शीशे का ऑक्साइड है। ठीक है। तो यहाँ शीशा है ही नहीं, हमारा अभिकारकों में शीशा है ही नहीं। ठीक है। वो तो ये उत्पादों में है। तो ये कह रहे हैं शीशा अपचयित हो रहा है। तो ये कैसा हो गया हमारा गलत, क्योंकि हमारा शीशा तो है ही नहीं, अपचयित होने के लिए ही नहीं है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अभिकारकों में तो है नहीं, ये तो उत्पादों में है। तो ये भी गलत हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये भी गलत हुआ। इसके बाद कह रहे हैं कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए अभिकारक में कार्बन है और कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और जब कार्बन पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो कार्बन उपचयित हुआ। इसका ये कह रहे हैं कार्बन उपचयित हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयित अर्थात लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। तो लेड ऑक्साइड था, केवल लेड रह गया। ठीक है। तो इसका मतलब लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है। तो ये भी हमारा सही है। अब हमें देखना है कि इनके आधार पे इन विकल्पों में से कौन सा सही है। कह रहे हैं और हमारा ये था कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये प्रश्न में लिखा हुआ है कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ लिखा है कौन सा कथन असत्य, यहाँ छूट गया था। यहाँ देखना है कौन सा कथन असत्य है, तो हमें असत्य देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि A एवं B, तो A एवं B देख रहे हैं A में असत्य है और B में भी असत्य है। इसका मतलब यही पहला वाला हमारा कौन सा सही आंसर है। ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ये फर्स्ट वाला। और देखें A तो A तो असत्य है, लेकिन ये C वाला तो सत्य है ना, इसलिए ये नहीं हुआ। A B C तो A और B तो असत्य है, लेकिन C वाला तो इसमें सही आ गया ना, इस वजह से ये भी नहीं। कह रहे हैं सभी तो है नहीं, क्योंकि ये A वाला जो है ये बिल्कुल असत्य है। इसमें A भी गलत है, B भी गलत है ना, A और B दोनों गलत। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आपका आंसर हो गया ये वाला। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आंसर। ये हुआ आपका फर्स्ट वाला ए एवं बी। ये आपका आंसर हो गया पहले प्रश्न का। ठीक है। दूसरे में कह रहा है Fe2O3 + 2Al और यह बनता है Al2O3 + Fe। ठीक है। हमें देखना है कि अपक्रिया ये संयोजन अपक्रिया है या द्विविस्थापन अपक्रिया है या वियोजन है या विस्थापन है। तो हम देख पा रहे हैं कि Fe2O3 एक लवण है ना, ये फेरिक ऑक्साइड है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से क्रिया करता है और क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और फिर इनके आयरन को अलग कर देता है। यहाँ आयरन का ऑक्साइड था और यहाँ एल्यूमिनियम ने आयरन के ऑक्साइड से क्रिया की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। इनके एल्यूमिनियम ने अपना ऑक्साइड बना लिया। ठीक है। और आयरन के ऑक्साइड से आयरन को अलग कर दिया। तो ऐसा कब होता है? जब वो एक पदार्थ दूसरे से अधिक सक्रिय हो। तो मैंने आपको सक्रियता सारणी पढ़ाई थी, ऐसे करके लिखवाई थी। मैं आपको ना दोहरा देता हूँ क्या थी हमारी। लेक बा सर
का ना मग अल मन जन मन मग अल मन जन कर फी कड को नी संत पव है कॉपर मरकरी आगे आओ। ये थी हमारी सक्रियता सारणी। इसमें जो पहले है वो अधिक सक्रिय है, जो उससे बाद में है वो कम सक्रिय है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस सक्रियता सारणी के आधार पर हम देखें तो Fe और Al में आयरन और एल्यूमिनियम में कौन पहले है? एल्यूमिनियम पहले है और आयरन बाद में है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम ये सक्रियता सारणी में जो तत्व पहले आता है वो अधिक सक्रिय होता है और उसके बाद में आने वाले सब उससे कम सक्रिय होते हैं। तो जो सबसे पहले है वो सबसे अधिक सक्रिय है और जो सबसे बाद में है वो सबसे कम सक्रिय है। तो हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम पहले है आयरन से। ठीक है, तो एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय हुआ जैसे आयरन की अपेक्षा, और जो अधिक सक्रिय जो होता है वो अपने से कम सक्रिय वाले के लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है और अपना लवण बना लेता है। इस क्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। हम ये आपको डेफिनेशन लिखा भी चुके हैं और एग्जाम्पल देकर समझा भी चुके हैं। तो ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? एक आपकी विस्थापन अपक्रिया का। तो ना तो ये है और ना ये है और ना ही ये है, हमारा कौन सा है सही आंसर? ये द्विबेन के विस्थापन अपक्रिया है। ये कौन सी अपक्रिया है? एक विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? या क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं इधर। इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर डी। इसमें हो गया आपका डी वाला विकल्प सही। कौन सा? विस्थापन अपक्रिया। ये विस्थापन अपक्रिया, ये आपका ये आंसर हुआ। तो हम 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने बिल्कुल आपको एकदम समझा के कराए हैं, ऐसा नहीं कि टिक लगाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसमें कह रहे हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये 4 उत्तर दिए गए हैं, हमें इन चारों उत्तरों में से एक उत्तर सही है और सही उत्तर छांटना है। ठीक है, पहला है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा है कोई अपक्रिया नहीं होती है। चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो हमें है यहाँ दिया गया है लौह चूर्ण, और लौह चूर्ण क्या है? लौह एक धातु है। क्या है? धातु। लौह क्या है? एक धातु है। और जब ये धातु है तो यह हो जाएगा धातु प्लस ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल। और जब धातु और अम्ल की क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी धातु के संगत क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो धातु क्या है हमारी? आयरन, लौह चूर्ण, आयरन Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ठीक है, एरो, तो क्या बन जाएगा हमारा? यह बन जाएगा FeCl3, फेरिक क्लोराइड FeCl3, फिर क्या बन जाएगा? फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड कह सकते हो, FeCl3 प्लस ये हो जाएगा हमारा CnH2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो हमने क्या देखा कि एक तो बन गया हमारा आयरन क्लोराइड और क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हमारा कौन सा सही है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है? ये पहला वाला सही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा इसका आंसर जो है वो है ये है। इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव
बिल्कुल हल करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें कह रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसके दोनों पक्षों में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, अगर समान नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं होगा, अगर समान है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इसका आंसर हम ऊपर लिख ले रहे हैं, ये तीसरा वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम है, इसे ऊपर लिख ले रहे हैं आंसर को। देखिए इस क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ लिख रहे हैं हम। इसमें कह रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो हम लिख रहे हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों ब्रैकेट में लिख सकते हो अभिकारकों एवं उत्पादों, अभिकारकों एवं उत्पादों में, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया हमने कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष कौन से, अभिकारकों एवं उत्पादों, ठीक है, में समान में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे आप कि मैंने क्या कहा कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इन्होंने कहा है आगे फिर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हम इसका आंसर दे रहे हैं यहाँ से। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है,
आया ना बात समझ में कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस कारण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हमारा क्वेश्चन था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तथा संतुलित किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने आंसर दिया कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब द्रव्यमान से दूसरा प्रश्न था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो हमने लिखा था दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। कह रहे हैं इस कारण रासायनिक समीकरण में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसरों का के दो आंसर शिफ्ट थे एक ही में, दोनों का आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही और इससे आगे अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 4 से आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अधिक से अधिक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यदि आपको कहीं डाउट रहता हो, समझ में ना आता हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।